शुरुआत हम उस शब्द के विश्लेषण के साथ करेंगे जिस शब्द के जरिए अमेरिका ने कुछ वैसी ही साजिश रचने की कोशिश की जैसे कि अंग्रेजों ने साल 1905 में की थी। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश, यानी कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और आज 120 साल बाद एक बार फिर इसी फूट डालो और राज करो की गूंज 7 समंदर पार से हिंदुस्तान में सुनाई दी है। कभी जो भारत को अपना सबसे अच्छा साझेदार बताता था, वही अमेरिका भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अपने टैरिफ के जरिए जो अमेरिका ये सोच रहा है कि वो भारत जैसे देशों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, उसे भारत ने बता दिया कि अंकल सैम, इंडियन डिप्लोमेसी हैज ग्रेट पावर डायनामिक्स। लेकिन अमेरिका भी भारत के खिलाफ साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रहा है और अमेरिका ने इस बार भारत की सांप्रदायिक एकता को निशाने पर लिया है। आपने आजकल एक नाम खासा चर्चा में सुना होगा, नाम है पीटर नवारो। यह शख्स दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार हैं, बिजनेस एडवाइजर। और फिलहाल हाल ही के दिनों में नवारो भारत के बारे में तरह तरह की बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने इस बार वो स्टेटमेंट दिया है जिसको सुनकर आप न सिर्फ हैरत में पड़ जाएंगे, बल्कि आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि जिस देश को सबसे शक्तिशाली होने का तमगा मिला है, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी है देश में एक संतुलन बनाने की, उसी देश की सोच आखिर कितनी ज्यादा पोल्यूटेड यानी दूषित हो चुकी है। मोदी एक महान नेता है, यह स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा। मोदी एक महान नेता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आखिर क्यों जा रहे हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मैं भारतीय लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये समझना होगा कि असल में हो क्या रहा है। यानी भारतीय जनता यानी आम आदमी की कीमत पर ब्राह्मण लाभ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अब बंद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है पीटर नवारो, ट्रंप के व्यापार सलाहकार का। और उनका ओहदा सिर्फ इतना नहीं है, पीटर नवारो ट्रंप के बेहद करीबी भी हैं, उनके चहेते, उनके ब्लू आइड बॉय भी हैं। और उनके मुताबिक रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यानी यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर भारत के लोगों को बांट दिया। एक तरफ वो एलीट क्लास जिसको ब्राह्मण कहते हुए वो संबोधित कर रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक आम वर्ग जो कि भारत में रहता है, इनके हिसाब से उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जाने की वजह से पूरा देश प्रभावित होने की कगार पर है। अब जो कहा गया पीटर की तरफ से, उसके मायने क्या हैं, आप ये भी समझिए। कहीं ना कहीं वो अपने इस बयान के जरिए ये चाहते हैं कि भारत में जातीय हिंसा हो। सवाल है ये, क्या भारत में जातीय हिंसा चाहता है अमेरिका? समाज में जातीय विभाजन भड़काने की साजिश है क्या ये अमेरिका की? जातिगत दरारों का फायदा उठाने की क्या ये कोशिश है? क्या सत्ता परिवर्तन की साजिश अमेरिका रच रहा है? ये वो तमाम सवाल उनके इस बयान के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। अब ये अमेरिका जो कि भारत देश की बात करता है, भारत में कहीं ना कहीं एक जाति जाइब लेने की कोशिश करता है, जो भारत के जातीय ढांचे में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन खुद अमेरिका के अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को खंगालेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से क्यों दिया गया। इसके मायने समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करवाने के मामले में या फिर पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने के मामले में अमेरिका बेहद कुख्यात रहा है।
और एक लंबी फहरिस्त है अमेरिका के उस कुख्यात होने की, जिसमें अमेरिका ने ऐसे कई देश हैं इसी तरीके का डर्टी गेम खेला है अपनी इस डर्टी सोच के साथ। देशों में दंगा भड़काया, आतंक और अशांति फैलाई, विपक्षी नेताओं को पैसे देकर एनजीओ की फंडिंग करके कई ऐसे देश हैं जिनको अस्थिर करने का एक लंबा इतिहास इसी अमेरिकी देश का रहा है, जैसे कि ईरान। साल 1953 जहां पर प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को CIA ने देश में दंगा भड़काकर हटा दिया, यानी कि सत्ता परिवर्तन कराया। फिर ग्वाटेमाला, साल 1954 लोकतांत्रिक राष्ट्रपति जैकोबो ऑर्बेन्स को अशांति फैलाकर सत्ता से हटाया। कांगो, साल 1961 में जहां पर प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या और फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और इसमें अमेरिका पर सीधा आरोप लगा कि अमेरिका की तरफ से स्ट्रैटेजाइज्ड और स्पॉन्सर्ड था। ब्राजील, जहां पर साल 1964 में राष्ट्रपति गौलार्ड के खिलाफ सैन्य तख्तापलट यानी कि कू हुआ, जिसमें अमेरिका का सीधा समर्थन सामने आया। फिर चिली में घटनाक्रम हुआ साल 1973 जब लोकतांत्रिक राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे को अमेरिका ने सत्ता से हटा दिया। इराक इससे अछूता नहीं है। साल 2003 जहां सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाकर फांसी पर चढ़ाया गया। बांग्लादेश बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, साल 2024 का, जब शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे भी अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगा और फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या क्या हुआ यह हर किसी ने देखा। कैसे बांग्लादेश किसके इशारे पर एंटी इंडिया मूवमेंट में आगे बढ़ा, सत्ता परिवर्तन की वजह क्या थी, उसके बाद कैसे दंगे हुए। बांग्लादेश की हालत किसी से आज भी छिपी नहीं है। यह सारा का सारा इतिहास इसी सो कॉल्ड सबसे बड़े लोकतंत्र वाले सुपर पावर देश अमेरिका की कुंडली में शामिल है। भारत में भी सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका कई बार हाथ पैर मार चुका है, लेकिन भारत में CIA और अमेरिकी प्रशासन अभी तक ऐसा करने में नाकाम रहा है। हम अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि यह नीति भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ काम नहीं आएगी डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक एकता में उतार चढ़ाव कई बार आए हैं और मुमकिन है कि शायद ये आते भी रहे, लेकिन जब बात देश की आती है तो यहां की जनता जातियों में नहीं बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर अपना परिचय देती है, क्योंकि भारत की जनता के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। के पीटर नवारो का ब्राह्मणों के बारे में बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील और भारत के आर्थिक निर्णयों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। भारत का रूसी तेल आयात राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए है। इसे किसी विशिष्ट सामाजिक समूह से जोड़ना ये आधारविहीन है। अमेरिका के नवारो का यह बयान भारत अमेरिकी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है। नहीं तो हम उनके रहमो करम पे कहाँ हैं? वो हमारे हितों के साथ क्या करेंगे? क्या अमेरिका हमें तेल देगा इतना सस्ता? हम अपने हितों के साथ समझौता क्यों करेंगे? निश्चित रूप से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में निर्णय लेने की क्षमता भी है। कब, कहां, किस वक्त क्या निर्णय लेना, ये प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं और उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने का दम भी प्रधानमंत्री जी में है। तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम है देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं वो सब प्रधानमंत्री जी अपने साथ एक साथ अपना रहे हैं। अब इस अमेरिका का दर्द भी समझा जा सकता है। अमेरिका इस समय आखिर क्या फील कर रहा है, उसकी परेशानी की वजह को भी बहुत आराम से जाना समझा जा सकता है।
और अमेरिका के पेट में इतना दर्द क्यों है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन में जहां सुपर पावर तिकड़ी की तस्वीरों से अमेरिका बौखलाया हुआ है, रिक यानी कि रूस, इंडिया और चीन एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए और अमेरिका को अब ये मानिए कि परम ज्ञान हो चुका है कि बात धीरे धीरे उसके हाथों से निकलती जा रही है। एक तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन अमेरिका को हो रहा है। दुनिया में जहां पर आज मोदी की गूंज है, ग्लोबली प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से पसंद किए जाते हैं, प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं तो कैसा उनका रेड कार्पेट वेलकम होता है, कैसे उनके स्वागत सत्कार की तस्वीरें न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरी दुनिया देखती है, और जिस तरीके से भारत अपनी विदेशी नीति के जरिए अमेरिका को इशारों ही इशारों में कई बार ये बता चुका है, वो भी अमेरिका को ये परेशान करने वाला है। अब वर्ल्ड हेडलाइंस की बात करेंगे, यानी दुनिया भर के अखबारों में, टीवी चैनल्स पर प्रकाशित होने वाली हेडलाइंस, जो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि मोदी का रुतबा क्या है और अमेरिका को परेशान क्यों होना चाहिए। शुरुआत करती हूं बीबीसी की हेडलाइन से। ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे। रॉयटर्स की हेडलाइन है, भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार। अल जजीरा की हेडलाइंस कहती हैं, एससीओ समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा। ग्लोबल टाइम्स उसकी हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस स्टेटमेंट को अपनी हेडलाइंस में कोट किया है, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, ड्रैगन और एलिफेंट। यह स्टेटमेंट शी जिनपिंग का था, जिसका जिक्र इस हेडलाइन में हुआ है कि ये सहयोगी साझेदार हैं, ये प्रतिद्वंदी नहीं है। चीनी सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को बड़े पैमाने पर कवर किया है, यानी बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ उसे एक बड़ा स्पेस दिया है, क्योंकि 7 साल बाद मोदी की ये चीन यात्रा थी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को चीनी सरकारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट कोट कर रही है। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। किसी भी देश की डिप्लोमेसी समय के हिसाब से बदलती है, समय, काल, परिस्थिति, और भारत ने भी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पहले ही अमेरिका को यह संकेत दिया था कि वो ट्रंप के टैरिफ के सामने झुकने वाला नहीं है। Not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had.
देखिए, आज जो स्टेटमेंट आया अमेरिका की तरफ से और उसमें एलीट क्लास ब्राह्मण वर्ग का जिक्र हुआ। असल में ब्राह्मण का जो मतलब हम आज भारत में समझ रहे हैं, अमेरिका में 150 साल से भी ज्यादा समय पहले उसका एक अलग मतलब निकाल लिया गया था। बॉस्टन के एलीट परिवारों या फिर ये कहिए कि संपन्न परिवारों को संबोधित करने के लिए बॉस्टन ब्राह्मण शब्द को इजाद किया गया और इसी शब्द के जरिए पीटर नवारो ने इस बार मोदी सरकार पर हमला, भारत के खिलाफ एक बिग गेम खेला है, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की फिर कोशिश की। लेकिन इन्हीं पीटर नवारो और बाकी अमेरिका को अब हम ब्राह्मण शब्द की असल परिभाषा क्या है वो बताते हैं और ये पूरे अमेरिका को, पीटर नवारो को, डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर पर कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। ब्राह्मण कौन है? धर्म और अध्यात्म की राह पर चलने वाला हर एक शख्स ब्राह्मण है और ऐसे लोगों के लिए डॉलर के कोई मायने नहीं है। यानी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण मुनाफा क्या होता है ये जानते नहीं हैं। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हंसते हुए दुनिया का एक नया ऑर्डर सेट कर रहे हैं, ट्रंप के अपने लोगों का उछलना लाजमी नजर आता है, यानी कि उनको दिक्कत होना ऑब्वियस सा लगता है। भारत ट्रंप के टैरिफ पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं लेट योर एक्शन स्पीक्स। और इसी के साथ भारत अपनी कूटनीतिक पहल के साथ, अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, अपने एक्सपोर्ट विकल्पों के जरिए अमेरिका को जवाब दे रहा है। देश को टैरिफ के भंवर से निकालने की कोशिश में जुटा है, जो कि अमेरिका को डाइजेस्ट हो नहीं रहा है।